हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 चैप्टर 17 क्लाइमेट चेंज। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वाइशा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए ताकि आपसे अपडेट्स जो है वो मिस ना हो। बहुत सारे हर रोज़ वीडियोस आ रहे हैं इस चैनल पे। आप उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं ये ज़रूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए। और फाउंडेशनल वीडियोस को बिल्कुल भी आप मतलब इग्नोर मत करिए। आपको हर एक वीडियो देखना है, ईच एंड एवरी वीडियो, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं यूपीएससी से रिलेटेड, क्या है क्या नहीं है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, वो सब उसमें दिया हुआ है, राइट। और फिर बाद में टेस्ट सीरीज़ जो है बैच 3 सर ट्री से अब स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे और मतलब स्टूडेंट्स हैं और डिमांड कर रहे हैं। लोग में जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी लिया है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठा रहे हैं इस टेस्ट सीरीज़ का। तो अगर आप भी अपना लिस्ट में नाम देखना चाहते हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर उस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें जो कि पेड है और इंग्लिश में है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट फोर्सिंग्स तो क्या होते हैं? कुछ क्लाइमेट फोर्सिंग कुछ ऐसे कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, या तो जो इस क्लाइमेट सिस्टम है उस पर या तो कुछ ऐसा करते हैं, कुछ इंक्रीज़ करते हैं, कुछ बढ़ाते हैं या फिर डिक्रीज़ कर देते हैं, राइट। तो बढ़ाने को या फिर डिक्रीज़ करने वाले कुछ ऐसे फैक्टर्स को कहते हैं फोर्सिंग्स, क्लाइमेट फोर्सिंग्स, क्योंकि वो क्लाइमेट पे फोर्स कर रहे हैं। और अब उनके कुछ दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या है ये हम आगे जाके अच्छी तरह से देखेंगे। कुछ को क्या है, कुछ क्या करते हैं, यहाँ पे बढ़ाना घटाने की बात चल रही है। तो क्या बढ़ाने घटाने की बात चल रही है? हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें, राइट। एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है उसकी बात करें, उसी से हम डील करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। जैसे एटमॉस्फेयर है, हमारे जो वायुमंडल है उसमें क्या है, वॉल्केनिक डस्ट, जो ज्वालामुखी होती है तो उससे डस्ट निकलती है, राइट। ये आपको तो पता ही होगा। और कुछ सूट, इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था, सूट क्या होता है। और धुआं, जो काला धुआं होता है। उसके बाद फिर जो कंबशन ऑफ फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स है, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा उत्सर्जन होता है, ज़्यादा एमिशन होता है, राइट। वो सब मैंने डिस्कस किया था। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, राइट, इन फोर्सिंग्स के, जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब उन्हें हम देखते हैं किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। तो जो सूट है, जैसे मैंने कल बताया था, SOOT, SUIT वाला, इससे कंफ्यूज मत करिए। SOOT, सूट। सूट का मतलब जो काला काला सा धुआं निकलता है, राइट। कब जब कुछ जलता है तो काला काला सा धुआं निकलता है, उसे सूट कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो प्योर कार्बन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें कार्बन होता है। जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने बताया था, ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और फिर क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो काफ़ी ज़्यादा जो सनलाइट है उसे अब्जॉर्ब करने लग जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। हमने ग्रीन हाउस गैस के बारे में डिटेल में पिछले पार्ट में पढ़ा था। इसका उल्टा क्या होता है, कन्वर्सली इसका उल्टा होता है जो हाई सल्फर कोल। अब कोयला होता है, कोयला में आपको पता होना चाहिए कार्बन होता है, राइट, उसमें भी कार्बन होता है। लेकिन कुछ ऐसे कोयले होते हैं जिसमें जो सल्फर का भी कंटेंट होता है वो होता है और काफ़ी हाई कंटेंट होता है। और ऐसे ऐसे कोयले से, ऐसे कोल से और ऐसे कुछ ऑयल जो निकलते हैं जिसमें से छोटे छोटे लाइट एरोजोल्स निकलते हैं। तो ये एरोजोल्स और ये एग्जॉस्ट ऑफ फ्रॉम हाई सल्फर कोल क्या करते हैं, वो ऐसी चीज़ें मतलब एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं जिससे कि जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, मतलब वो वापस चले जाते हैं। इंस्टेड ऑफ उसे ट्रैप करने की जगह ये क्या करते हैं, उस सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। तो फिर ऑब्वियसली इसका असर क्या पड़ेगा, कूलिंग इफेक्ट होगा, जो टेम्परेचर है वो घटने लगेगा, राइट। जो एनर्जी ट्रैप हो जाती थी जिसकी वजह से वार्मिंग होने लग जाती थी, ग्लोबल वार्मिंग, वो ऐसा नहीं होकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा तो कूलिंग इफेक्ट देगा, राइट। ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये आपको एग्जाम्पल देख लीजिए, हाई सल्फर कोल और ऑयल दैट प्रोड्यूसेस लाइट एरोजोल्स, ओके। अब देखते हैं कुछ ऐसे एरोजोल्स भी होते हैं जो नेचुरली, ये जो ज्वालामुखी होते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उससे एरोजोल्स निकलते हैं। वो एरोजोल्स भी क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर है उसमें उसमें कूलिंग का इफेक्ट करते हैं, राइट। कूलिंग उससे बढ़ती है। मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि वोल्केनिक इरप्शन से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। सॉरी, पिछले स्लाइड में नहीं, अभी मतलब बताने जा रही हूँ। तो जो लार्ज बड़े बड़े वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो इतना अमाउंट का जो ऐश, मतलब राख ऐसे इतने अमाउंट की निकालते हैं जिससे कि टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है। कम से कम 1 साल के लिए जो टेम्परेचर है घट जाता है, जब तक कि वो जो सल्फेट पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह से एटमॉस्फेयर में सेटल नहीं हो जाते तब तक, ठीक है। तो आपको याद रखना है सल्फेट से। आगे देखते हैं, ये जो फोर्सिंग होते हैं, राइट, ये क्या है, ऑल्टरिंग द एनर्जी बैलेंस। किस तरह से जो एनर्जी बैलेंस है उसे
चेंज करते हैं, मतलब ऑल्टर करते हैं। तो अब देखते हैं जो पावर होता है किसी भी ऐसे प्रोसेस का और ऐसे क्लाइमेट को ऑल्टर करने का, उसे क्या कहते हैं, रेडिएटिव फोर्सिंग, राइट। रेडिएटिव फोर्सिंग कहते हैं, जो कि इस बैलेंस को, एनर्जी बैलेंस को इधर से उधर करता है, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं, कुछ ऐसे ही पॉजिटिव फोर्सिंग्स हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं, राइट। और कुछ जो कूलिंग इफेक्ट देते हैं उन्हें नेगेटिव फोर्सिंग्स कहते हैं, राइट। टेम्परेचर को बढ़ा रहा है मतलब पॉजिटिव, और टेम्परेचर को घटा रहा है वो नेगेटिव फोर्सिंग, ठीक है। तो अब कुछ ऐसे देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, राइट, सच इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक एग्जाम्पल है पॉजिटिव का। उसके बाद एरोजोल्स, ये सब है, मतलब ये कुछ फोर्सिंग्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब नेचुरल फोर्सिंग्स की हम बात करें तो जो कि एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखिए, नेचुरल फोर्सिंग्स में आते हैं चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय द अर्थ, जो बाय द सन। जो सूरज है वो एनर्जी क्या है, रेडिएट करता है, राइट, एमिट करता है। तो वो उसमें जो चेंजेस कुछ सालों में चेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है जो सन है वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं हर तरह के, कई तरह के। तो फिर उस वजह से भी क्या होता है, जो उस जो सन है वो एक कांस्टेंट एनर्जी नहीं एमिट करता है, उसके एनर्जी में भी चेंज आते रहते हैं। लेकिन ये बता दूं, ये जो एनर्जी में जो वेरिएशंस आते हैं, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एमिट करता है, वो हमेशा यूनिफॉर्म नहीं होती, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट भी नहीं होती, राइट। यहाँ पे समझाया गया है कि ये जो नेचुरल फोर्सिंग है वो लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस इसका उतना ज़्यादा नहीं है, बढ़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली जो सन है, जो हमारा सूरज है, वो हमसे काफ़ी दूर होता है, राइट। तो ये एक रीज़न है। तो यहाँ पे ये बताया गया, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था तब से ये अकेला एक है जिसका थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस रहा है, लेकिन उतना भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिए गए नेचुरल फोर्सिंग के, जैसे वेरी स्लो वेरिएशंस इन द अर्थ ऑर्बिट, जो अर्थ का ऑर्बिट है, राइट, जिसमें जो धुरी है हमारे पृथ्वी की धुरी कहते हैं, राइट, ऑर्बिट को। तो उसमें भी छोटे छोटे वेरिएशंस आते रहते हैं, जो कि बहुत धीमे धीमे, मतलब बहुत धीरे धीरे होते हैं, तो वो नोटिसेबल भी नहीं होते हैं। और फिर वोल्केनिक इरप्शन, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। फिर आता है, हाउएवर दिस चेंज इज़ नॉट इनफ टू, जो करंट अभी जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम आ रही है उसमें इन नेचुरल फोर्सिंग्स का बहुत बड़ा हाथ नहीं है, जितना हाथ ह्यूमन इंटरवेंशन का है, इंसानों के द्वारा किए गए एक्टिविटीज़ का है, उतना असर नेचुरल फोर्सिंग्स का जो ग्लोबल वार्मिंग है उस पर नहीं है, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा ऑल्टर कर रही हैं क्लाइमेट चेंज को। तो यहाँ पे कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस, और फिर एरोजोल का एमिशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और फिर लैंड सरफेस जो होता है, जो मतलब ज़मीन की सतह होती है, उसमें मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटना। तो ये सब ह्यूमन इंड्यूस्ड फोर्सिंग्स में आता है। फिर आते हैं कुछ, हम देखते हैं ह्यूमन जनरेटेड ग्रीन हाउस गैसेस। तो हमने ये पढ़ा था काफ़ी डिटेल में, राइट, कि ये ग्रीन हाउस गैस ये टेम्परेचर को बढ़ाता है, तो फिर ये क्या होता है, पॉजिटिव क्लाइमेट फोर्सिंग है, इनका वार्मिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से, वो करेंटली सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा क्लाइमेट फोर्सिंग एजेंट का काम कर रही है। वो अकेला ही काफ़ी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट फोर्सिंग करने के लिए, मतलब क्लाइमेट को इधर से उधर करने के लिए, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फोर्सिंग। तो जितने भी फोर्सिंग होते हैं, मतलब जो नेचुरल भी हो गए, ह्यूमन इंड्यूस्ड भी हो गए, बाकी सब से मिला के पॉजिटिव नेगेटिव इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट, क्या होता है, उस सबसे ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, राइट, सबसे ज़्यादा ऑल्टर करता है। फिर अब हम आते हैं ह्यूमन जनरेटेड एरोजोल्स। जो बर्निंग जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, हमेशा उससे ऐसा नहीं है कि उससे सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़े, मतलब उससे वार्मिंग इम्पैक्ट ही पड़े, कभी कभी उससे एरोजोल्स भी निकलते जो कि एटमॉस्फेयर में ऐड होते हैं, और फिर बाद में जो छोटे छोटे एटमॉस्फेयर है वो जाके जो एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे एरोजोल्स हैं, राइट, उसमें क्या क्या आता है, वाटर, उसमें पानी होता है, आइस भी होता है, ऐश मतलब राख भी होता है, मिनरल डस्ट भी होती है, और डस्ट मतलब धूल, और एसिडिक ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, कुछ एसिड्स के ड्रॉप्स भी उसमें होते हैं। तो ये जो एरोजोल्स हैं क्या करते हैं, ये सन की एनर्जी को डिफ्लेक्ट कर देते हैं, मतलब रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, और क्या है इम्पैक्ट, और ये क्या करते हैं, जो मेघ, राइट, यहाँ पे जो बादल आते हैं उन्हें भी उनकी लाइफ टाइम को और उनके
फॉर्मेशन में, राइट, उनके बनने में और उनकी लाइफ टाइम में वो कब तक रहेगा उस पर भी काफ़ी ये मतलब असर डालते हैं जो एरोजोल्स होते हैं, राइट। तो ये नेगेटिव फोर्सिंग होता है क्योंकि इनका इफेक्ट जो होता है वो कूलिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। तो एरोजोल्स का कूलिंग इफेक्ट होता है। कभी कभी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से भी एरोजोल्स निकलते हैं और मोस्टली, लेकिन ये कैसे निकलते हैं, जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, राइट। और फिर बाद में हम देखते हैं कॉजेस। अब ये जो क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके रीजंस क्या है। तो ऑब्वियसली हमने ये डिस्कस किया था कि जो नेचुरल फोर्सिंग होती है वो होता है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट असर नहीं पड़ता। लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही है, क्लाइमेट चेंज का कारण बन रही है। तो अब देखते हैं एस्टिमेट किया किस तरह से किया जाए कि मतलब हर एक जो हर गैस के बारे में हमने पढ़ा था उसका किस तरह से कैसा असर पड़ रहा है, कितना असर पड़ रहा है। एस्टिमेट का मतलब हमें एक तरह से ये करना, मतलब क्वांटिफाई करना कि कितना हो रहा है, राइट, कितने लेवल का हो रहा है। तो हर एक गैस होता है उसका अलग अलग असर पड़ता है, मतलब उसका जो कितना असर पड़ेगा वो डिपेंड करता है। और मेनली 3 फैक्टर्स यहाँ पे दिए गए, 3 कारक दिए गए कि हाउ मच दीज गैसेस आर इन एटमॉस्फेयर। ये जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में कितने, मतलब कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, राइट, अबंडेंस मतलब वो कितनी कहाँ कहाँ तक वो फैले हुए हैं, राइट। और फिर बाद में पर्टिकुलर अमाउंट जो एयर है, हमारी हवा है, उसमें कितना अमाउंट है इस किसी एक पर्टिकुलर गैस का, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड हमने देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड हो देख लिया हमने, फ्लोरोक्लोरोकार्बन्स हो गए, राइट, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये सब का कॉन्सेंट्रेशन, अबंडेंस, ये सब इस सब पे डिपेंड करता है। और इसे गिना कैसे जाता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशंस को, वो पार्ट्स पर मिलियन, ppm, राइट, पार्ट्स पर मिलियन या फिर पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, राइट, ये कुछ यूनिट्स हैं, उसमें इन्हें मेजर किया जाता है। तो 1 पार्ट, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया, 1 पार्ट मिलियन इज इक्विवेलेंट टू 1 ड्रॉप ऑफ वाटर डाइल्यूटेड इनटू 13 गैलन्स ऑफ लिक्विड। मतलब ये आपको रटना नहीं है, जस्ट एक एस्टिमेट के लिए, ताकि आपको एक मतलब अंदाज़ा लग जाए, राइट। फिर आगे देखते हैं दूसरा फैक्टर क्या है कि हाउ लॉन्ग डू दे स्टे इन द एटमोसफेयर। पहला था कि वो कितने अमाउंट में, राइट, कितने गैसेस हैं, बहुत सारे, मतलब कितने अमाउंट प्रेजेंट है उसमें। अब यहाँ पे देख रहे हो वो कब तक रहते हैं, हाउ लॉन्ग डू दे स्टे इन एटमोसफेयर, वो वायुमंडल में कब तक रहते हैं। तो जो हर एक जो एक गैस है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, वो उनका अपना अपना अलग अमाउंट है। मतलब काफ़ी कुछ गैसेस कम टाइम के लिए रहती है एटमॉस्फेयर में, लेकिन असर ज़्यादा डालती है। लेकिन कुछ ऐसी होती है जो काफ़ी टाइम तक रहती है, असर भी ज़्यादा डालती है, या फिर कुछ कुछ असर भी कम डालती है, राइट। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कुछ गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में काफ़ी टाइम तक रहती हैं और लेकिन घुल मिल भी जाती हैं, सब जो एयर में अच्छे से मिक्स हो जाती है, ठीक ठीक है। तो फिर वो ऐसे ही कई सालों से वो वैसे की वैसे ही चल रही होती है, कि किस सोर्स से निकली है उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो काफ़ी सालों तक ऐसे ही बनी रहती है और ग्लोबल वार्मिंग करते रहती है, मतलब एटमॉस्फेयर में। अब ये क्या है, अब तीसरा फैक्टर है कि वो कितनी स्ट्रांगली, मतलब कितना ज़्यादा असर डाल रहे हैं, जो ग्लोबल टेम्परेचर है उस पर कितना ज़्यादा असर डाल पा रहे हैं, मतलब कितना स्ट्रांगली असर डाल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे तीसरे फैक्टर के बारे में देखते हैं। जैसे जैसे कुछ गैसेस हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर पाते हैं, ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉज कर पाते हैं। जो अर्थ का जो ब्लैंकेट है उसे और थिकन करते हैं। थिकन करने से क्या होगा फिर, जो एनर्जी है जो सन के द्वारा आ रही है, राइट, जो सूरज से आ रही है, वो और ट्रैप हो जाएगी, टेम्परेचर और बढ़ता रहेगा। तो हर एक जो ऐसा ग्रीन हाउस गैस दिया हुआ है उसका एक GWP यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, मतलब उसमें कितनी क्षमता है, पोटेंशियल का मतलब क्षमता, जो ग्लोबल वार्मिंग और करने की, राइट, और करने की कितनी क्षमता है उस गैस में, उस पर्टिकुलर गैस में, वो उसे कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो कितनी ज़्यादा स्ट्रांगली वो उस एनर्जी को, सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो इसे इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो ये दिखाया गया इम्पैक्ट ऑफ ईच गैस ऑन ग्लोबल वार्मिंग, इससे हम पता लगा सकते हैं। तो जो 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, 2 जो इम्पॉर्टेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस के, वो है क्लाइमेट पे इम्पैक्ट करना, वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांगली गैस को अब्जॉर्ब करती है, मतलब उसे जाने नहीं देती है, और वो कितने टाइम तक एटमॉस्फेयर में रहती है। ये दोनों जो फैक्टर्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के बेसिस पर ये जो GWP है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल को मेजर किया जाता है।
ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स है, दोनों फैक्टर्स आपको फिर से पता होने चाहिए, और इसके बारे में हमने उसमें पढ़ा भी था, मतलब पिछले स्लाइड्स में भी पढ़ा कि ये कितना स्ट्रांगली अब्जॉर्ब करते हैं और ये कब तक एटमॉस्फेयर में रहते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे GWP को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि कोई एक गैस है उसने कितना ज़्यादा एनर्जी को अब्जॉर्ब किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे यहाँ पे मोस्टली 100 ईयर्स को माना जाता है, 100 ईयर्स तक में कितना ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर गैस ने, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ने, एनर्जी को अब्जॉर्ब करके रखा था, तो उस पर डिसाइड किया जाता है कि GWP उस गैस का। ठीक है, तो फिर जिस जिस गैस का हायर होता है उसका ये मतलब है कि वो बहुत पर पाउंड, मतलब हर एक मतलब हर एक पाउंड के हिसाब से वो कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग में, राइट, ये दिखाया जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी, राइट। ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बुक में भी अवेलेबल है, ये डायग्राम देख सकते हैं, आप याद रख सकते हैं जस्ट एक आइडिया के लिए। तो सबसे पहले क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है जिसको 1 दिया गया है। 1 का मतलब ये बेस लाइन है, मतलब यहाँ से ही शुरू होता है ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब ये नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग नहीं कर रहा है फिर काफ़ी कम कर रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक हमें एक स्टैंडर्ड बना के रखना है, स्टैंडर्ड है ये। अब इससे ज़्यादा या फिर इससे कम पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि उसका GWP वैल्यू क्या होगा किसी भी ग्रीन हाउस गैस का। तो जिस ग्रीन हाउस गैस का ज़्यादा GWP होता है, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है पोटेंशियल कितनी क्षमता है, तो उसके ऑब्वियसली वार्मिंग की वार्म करने की क्षमता ज़्यादा होगी, ग्लोबल वार्मिंग करने की। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है मीथेन। मीथेन जो कि को 100 ईयर्स तक हमने मेजर कर रहे हैं, राइट, उसका जो GWP है वो है 21, यानी ये जो मीथेन है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड से 21 गुना ज़्यादा वार्मिंग करेगा। लेकिन ये क्या है, 100 ईयर्स के टाइम में। ठीक है, अगले 100 सालों में जो मीथेन है कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 21 मतलब 21 गुना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, राइट। उसी तरह से मीथेन का दिया हुआ है जो कि 20 गुना ज़्यादा, राइट, 20 टाइम्स ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है ओवर द 100 ईयर्स। और जो ये मीथेन है वो 12 साल तक ही एटमॉस्फेयर में रहता है। लेकिन पोल्यूशन, मतलब हम लोग क्योंकि हमें एक परमानेंट वो फिक्स करके रखना है, इसलिए हमने 100 ईयर्स लिया है। लेकिन जो पाउंड पर फॉर पाउंड बेसिस है, उसमें जो मीथेन है वो ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसलिए उसका जो GWP है वो ज़्यादा है। और फिर बाद में नाइट्रस ऑक्साइड आता है जिसका जो कि 310 गुना ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से। और उसके बाद ये भी टुडे एमिटेड टुडे रिमेन्स इन द एवरेज, मतलब जो ये नाइट्रस ऑक्साइड है वो काफ़ी टाइम तक रहता है, राइट। हमें पता है नाइट्रोजन का कंपोजिशन भी काफ़ी ज़्यादा है हमारे एयर में, तो उस वजह से भी होगा शायद कि जो एवरेज है वो जो एटमॉस्फेयर में रहता है नाइट्रस ऑक्साइड वो काफ़ी ज़्यादा होता है, 120 ईयर्स तक वो रहता है और 310 गुना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। उसके बाद आते हैं हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोकार्बन्स, फिर परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर। तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल है, मतलब GWP जो इनका वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा सब्सटेंशली वो ज़्यादा हीट ट्रैप करते हैं, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा वो एनर्जी स्टोर करते हैं, ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि जो स्पाइसेस, मतलब जो मसाले हैं और ये इलायची ये सब आता है उसमें, राइट, जीरा, सौंफ, वो सब क्या होते हैं, वो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, प्लांट से उन्हें प्राप्त किया जाता है, लेकिन उनकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती, मतलब उनमें विटामिन ये सब नहीं मिलते हैं, राइट, इसलिए उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती। लेकिन उसे फूड में भी क्लासीफाई नहीं किया जाता है, राइट। तो फूड में इसे क्लासीफाई किया जाता है कि नहीं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट नहीं कहूँगी, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, राइट। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो फिर उनमें क्या होता है, कुछ एसेंशियल्स ऑयल्स होते हैं, राइट, ऐसे ऑयल्स जो और कहीं नहीं मिलते, मतलब उसी में ज़्यादा, और वो इंपॉर्टेंट ऑयल्स होते हैं, कुछ ऐसे तेल होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। वो उन्हीं ऑयल्स की वजह से उसमें जो खाने में अगर हम लोग जीरा, सरसों और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डालते हैं, राइट, तो वो क्या करते हैं, एक मतलब एक फ्लेवर लेकर आते हैं, एक बहुत अच्छा टेस्ट लेकर आते हैं और खुशबू आती है, राइट, खाना बनाते हैं तो इस वजह से ये इसे यूज़ किया जाता है। और ये जो क्या करते हैं, खाने मतलब एपेटाइट बढ़ाना, मतलब कभी कभी होता है कि कुछ खाने से भूख बढ़ती है, तो एपेटाइट को बढ़ाने को, उसे एपेटाइट को स्टिमुलेट करना कहते हैं, राइट। और जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उसके इंक्रीज़ को भी बढ़ाता है।
राइट, तो जिससे कि डाइजेशन अच्छा होता है, राइट। तो कुल मिला के कह रहा है कि ये डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं। तो कुछ लोग इसका रसम ये सब भी बनाते, बहुत अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं इसे। फिर एक और एक कॉलम है, मतलब एक और एक क्या आप जानते हैं का कॉलम था, तो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। जो शोला फॉरेस्ट है, राइट, ये टेम्परेट फॉरेस्ट है, ये आपको याद रखना है। टाइप ऑफ फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा आजकल इन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह के फॉरेस्ट है, टाइप में, क्लाइमेट कंडीशन, ये सब, राइट। तो आपको याद होना चाहिए। तो जो शोला फॉरेस्ट है वो एक्चुअली टेम्परेट फॉरेस्ट है, एवरग्रीन इकोसिस्टम है एक्चुअली उनका, और हाई एल्टीट्यूड रीजन में पाए जाते हैं। मोस्टली कहाँ कहाँ, नीलगिरी और पलनी हिल्स जो तमिलनाडु में, केरला में और कर्नाटका, 3 स्टेट्स हैं यार, इनमें ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इनमें फैले हुए हैं। तो शोलास है वो क्या है, जो कि जो स्लोप कन्वर्जेंस, मतलब जहाँ पे दूसरे पहाड़ों के जो स्लोप्स हैं ऐसे वो मिलते हैं, वहाँ पे शोलास पाए जाते हैं, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये क्या होते हैं, दीज आर इंटरप्ट बाय ग्रासलैंड इकोसिस्टम। बीच बीच में जो ग्रासेस हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, घास ये सब भी उगती है। तो फिर घास उगती है, और फिर बाद में क्या होता है यहाँ पे, आप टाइप देख सकते हैं। ये क्या है, यहाँ पे जो पेड़ ये सब पाए जाते हैं, वनस्पति पाई जाती है, वो शेल्टर्ड वैलीज होते हैं। यहाँ पे देखिए घाटी यहाँ से दिखाई जा रहा है, राइट। तो इस तरह के कुछ डिप्रेशंस, मतलब यही यहाँ पे जो इसी को शोला कहते हैं, राइट, वो पाए जाते हैं। यहाँ पे ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी बीच बीच में पड़ जाता है इसमें, और स्टंटेड एवरग्रीन वुड्स, राइट, मतलब छोटे छोटे एवरग्रीन जो पेड़ हैं वो भी मिलते हैं। और जो शोला है उसका मेन जो पर्पस क्या है पता है, मेन रोल क्या है हमारे एनवायरनमेंट में, ये पानी के संरक्षण में, कंजर्वेशन ऑफ वाटर में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जिस रीजन में होता है वहाँ पे पानी का कंजर्वेशन के लिए शोलास वहाँ पे होते हैं। तो इसलिए इसे वेल ड्रेन सॉइल्स, मतलब अच्छी तरह की सॉइल की वहाँ पे ज़रूरत होती है। और मतलब वहाँ पे, मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे पानी रिटेंशन हो जा रुक जा रहा है। ऐसा सॉइल होना चाहिए जो कि पानी को ज़्यादा पकड़ के ना रखे, राइट। यहाँ पे जैसे स्वॉम्पी सॉइल्स को ये अवॉइड करते हैं, ऐसा वहाँ पे नहीं होता है, राइट। अब हम आते हैं रिसीडिंग ग्लेशियर्स, अ सिम्टम ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। मतलब आपको पता है जो ये हमारे ग्लेशियर्स हैं, जहाँ पे मतलब बहुत सारे स्नो होता है, मतलब बर्फ़ जमती है, राइट, तो उन्हें ग्लेशियर्स कहते हैं। तो फिर जैसे हिमालयाज़ ये सब हो गए हमारे, तो वह अब क्या हो रहा है, हमने एक फिनोमेना देखा है, जैसे हम एल्बिडो, मैंने कहा था एल्बिडो अब डिक्रीज़ हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो एल्बिडो कहाँ होता है, ग्लेशियर्स में होता है। तो ये एल्बिडो कम होने की वजह से भी क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स की जो मेल्टिंग हो रही है, तो ये धीरे धीरे जो ग्लेशियर्स पहले काफ़ी बड़े बड़े हुए करते थे, अब ये छोटे होते जा रहे हैं, राइट। हम पिक्चर्स के थ्रू और अच्छे से समझेंगे इन्हें। तो पिछले 150 साल में ये देखा गया है, जो वहाँ पे पहले 150 साल पहले 147, राइट, 147 ग्लेशियर्स हुआ करते थे, राइट, ग्लेशियर नेशनल पार्क हुआ करते थे। अब वो जाके सिर्फ 37 तक सिमट कर रह गए हैं। और जो साइंटिस्ट है वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं आगे जाके 2030 तक और भी ज़्यादा मेल्टिंग हो जाएगी इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया में देखिए, इंडिया में तो हिमालयस है और कुछ ऐसे और एल्प्स जो ग्लेशियर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिट्रीट हो रहे हैं, हर साल रिट्रीट हो रहे हैं, और एक तरह से गायब होते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, कुछ ग्लेशियर्स। ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए 1,60,000 ग्लेशियर्स हैं, वो पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं और हाई माउंटेन इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं। तो जो रिसर्चर्स हैं इसीलिए अब काफ़ी इंटरेस्टेड है, कम से कम उन्हें हम बचा कर रखें, इसलिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट, ये सब वहाँ पे सैटेलाइट रिमोट सेंसर्स को वहाँ पे लगा रहे हैं, ताकि वो मतलब ये सब देख सके, सर्वे कर सके प्रॉपरली, और क्या फिर आगे जाके स्टेप्स लेने चाहिए उस पर चिंतन मनन कर सकें, राइट, और ऐसे स्टेप्स उठा सके। तो अब इम्पैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्लेशियर रिट्रीट, जैसे यहाँ पे 2005, यहाँ पे 6, और धीरे धीरे जब हम आ रहे हैं 2012 में और कम हो गया, 2013 में, और 2015 में फिर ये एकदम से गायब भी हो रहा है, राइट। तो इसे ग्लेशियर रिट्रीट कहते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1900 से लेकर 2015 तक क्या हालत हो गई है, ठीक है। तो ये जो इसी को रिट्रीट कहा जाता है। तो ये एक ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का एक बुरा मतलब एग्जाम्पल है। तो रिट्रीट ऑफ एग्जाम्पल ग्लेशियर्स होते हैं जो एंडीज़ माउंटेन्स हैं, राइट, और हिमालयस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का कारण है, क्योंकि ये एक्चुअली काफ़ी हमारे फ्रेश वाटर सोर्स हैं, ठीक है। और अब यही इंटरप्टेड हो जाएगा तो हमें धीरे धीरे जाकर पानी की भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होने लग जाएगी, राइट। और फिर जो क्लाइमेट चेंज है वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस कॉज करता है, किसमें,
टेम्परेचर में, स्नोफॉल में, राइट। और जो ग्लेशियर का जो मास बैलेंस रहता है वो चेंज होने का भी एक बड़ा कारण है। और जो हिमालय है और दूसरे जो माउंटेन चेन्स हैं जो सेंट्रल एशिया में, वो क्या करते हैं, ऐसे लार्ज रीजन्स को जो कि ग्लेशियर है उन्हें सपोर्ट करते हैं, राइट। ये मतलब हिमालय को बचाना, हिमालयस को बचाना, ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें आगे जाके सर्वाइव करना है तो हमें इन्हें बचा कर रखना पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये जो ग्लेशियर्स हैं इन एरियाज़ में पाए जाते हैं वो मंगोलिया हो गए और वेस्टर्न चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा एक्चुअली पानी नहीं होता, राइट। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल वाटर सप्लाई का काम करते हैं ये जो ग्लेशियर्स हैं, राइट। तो ये आगे जाके उनसे छिन जाएगा। तो अगर इन ग्लेशियर्स पे बुरा असर पड़ता है तो आगे जाके उनके पानी के सोर्सेस पे भी बुरा असर पड़ने लगेगा और आसपास के जो इकोसिस्टम है उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। तो जो वर्ल्ड के जो बड़े बड़े लीडिंग साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, आगे जाके नेशनल और ग्लोबल लेवल पे की इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा खतरा पहुँचेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ऑब्वियस सा पॉइंट है, लेकिन ये हमें इस पॉइंट से ये समझा रहे हैं कि अगर हमने कुछ नेसेसरी स्टेप्स नहीं लिए तो आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं। हम इकोनॉमी के पीछे जो भाग रहे हैं और ये कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग फैला रहे हैं, हमारी इकोनॉमी ही उससे डाउन हो जाएगी। तो जो पुअर और लो लाइंग कंट्रीज़ हैं, मतलब जो पानी के आसपास हैं, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आजकल बाढ़ आ रही है। रिसेंटली बेंगलोर में आया था और चेन्नई में बहुत ज़्यादा बुरी तरह बाढ़ आया था। और कुछ ऐसी कंट्रीज़ है वो कुछ आइलैंड्स में ही, मतलब वो आइलैंड की तरह ही कंट्रीज़ हैं, तो वो तो पूरी तरह से डूब जाएंगी, राइट। तो अब इसके साथ ये चैप्टर एक्चुअली ख़त्म होता है और इसमें कुछ चेन ऑफ इवेंट्स दिए हुए हैं जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, तो उसका ये किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है। जो पहले यहाँ पे देखिए जो कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, राइट। फॉसिल फ्यूल्स जलाने की वजह से जो कि ह्यूमन एक्टिविटी है, क्या हो रहा है उससे ग्रीन हाउस गैसेज होता है। ग्रीन हाउस गैसेज के बाद फिर ग्लोबल वार्मिंग होती है जिससे कि क्लाइमेट चेंज होता है। और उसके बाद फिर ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलने लग जाते हैं, पूरे जो हमारे हिमालय पर्वत ये सब है वो पिघल रहे हैं। उसके बाद उस वजह से क्या होता है, पानी ज़्यादा बढ़ जाता है तो सी लेवल राइज हो जाता है और बाढ़ आने लग जाती है, फ्लडिंग होने लग जाती है। और जो लो लाइंग जो कोस्टल लैंड्स हैं वो और धीरे धीरे जाके जलमग्न होने जाते हैं, सबमर्ज होने लग जाते हैं और उससे लार्ज स्केल बहुत ज़्यादा तबाही फैलने लगती है इन इकोसिस्टम में। स्पीसीज़, बहुत सारी स्पीसीज़ भी एक्सटिंक्शन की कगार पे, विलुप्त होने की कगार में आ सकती है, राइट। तो हमें ये सब याद रखना है। सो चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आपसे रिक्वेस्ट है चैप्टर्स को बराबर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और पढ़ाई करते रहिए, राइट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, ओके।